नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो अंतिम समय रिवीजन वाला वीडियो है वो हम आपको करा रहे हैं। पहला पार्ट इसका हमने जो है वो देखा था दोपहर 3 बजे वाली टाइमिंग में। यदि नहीं देखा हो तो साइड में आई बटन में पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा। पहला पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास दोनों एक साथ हम आपको पूरा कोर्स रिवाइज करा रहे हैं। इसको आप महामैराथन क्लास के रूप में देख सकते हैं, अंतिम समय रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। सारी चीजें हम आपको करा रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। लाइव टाइमिंग 8 बजे मैंने बता दी थी पहले ही आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये स्कीम मैंने पहले पार्ट में आपको दिखा दी थी और ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ये पूरा दोनों का मिला करके कोर्स हम 2 पार्ट में करा रहे थे। पहला पार्ट हमने दोपहर 3 बजे वाली टाइमिंग में देख लिया है, आज ही देखा है। यदि नहीं देखा हो तो वही साइड में मैंने आई बटन में लिंक भी दिया था और वीडियोस में जाकर भी आप देख सकते हैं। और दूसरा पार्ट अभी हम देख रहे हैं 8 बजे वाली टाइमिंग में। और इतना आप देख करके जाएंगे तो ये मान के चलिए जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका होगा, कोई मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके पूछ ले आप आसानी से कर ले जाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा और लोगों के साथ, और लोग भी आपके साथ साथ जुड़ते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ पेपर के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी कल के पेपर के लिए। और टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइएगा, मैं वहां पर आपको लिंक भेज दूंगा जिसके माध्यम से आप पेपर भेज दीजिएगा ताकि हम आपके पेपर का सॉल्यूशन भी जो है वो करा सकें। आप टेलीग्राम या फेसबुक या जीमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम किसी भी माध्यम से पेपर जो है अपना भेज दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जहां तक हम पढ़ चुके थे उसी के आगे। तो शुरुआत करते हैं उस पॉइंट से जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था। एक प्रश्न बेसिक शिक्षा परिषद जो है उसके गठन को लेकर के कि बेसिक शिक्षा परिषद का गठन जो है वो कब हुआ था। 4 ऑप्शन भी दिए थे। तो अब इस वीडियो में आंसर की बात करते हैं तो 1972 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका जो गठन हुआ था इसके कुछ उद्देश्य भी रखे गए थे। क्या क्या उद्देश्य थे तो आप कहेंगे सबसे पहले तो विद्यालय सुलभ कराना। ऐसा होता है ना कि बच्चों की बहुत से बहुत से दूर दूर विद्यालय होते हैं, इसीलिए रखा गया था बेसिक शिक्षा परिषद जो है उसके अंतर्गत कि विद्यालय सभी छात्रों के लिए सुलभ हो, आसानी से पहुंच सकें। दूसरा पॉइंट आपका नामांकन में वृद्धि हो। ये पॉइंट आपका कहीं भी शिक्षा के प्रयास को लेकर बात की जाए तो आप लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के लिए अलग अलग प्रयास किए गए थे, जैसे कि मिड डे मील आपका एक इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। तीसरा हो जाएगा उपलब्धि प्राप्त करना। उपलब्धि क्या, जैसे कि एक अधिगम स्तर की बात की थी मैंने, न्यूनतम अधिगम स्तर, तो उसको कहीं ना कहीं प्राप्त करना, उसको बढ़ाना या और भी जो लक्ष्य रखे जाते हैं उनकी उपलब्धि प्राप्त करना, आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। चौथा आपका हो जाएगा सतत शिक्षा, यानी कि ये भी कह सकते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें भी सुधार हो और जो भी वर्तमान सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो मांग हो उसको पूरा किया जाए। तो ये सभी आप 4 पॉइंट मेन मैंने एकदम बता दिए, वो याद रखिएगा। अब इन 4 से 6 या 8 कैसे बनाने वो आपको समझ सकते हैं, तो उसी से मिलते जुलते आप और पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा एक ये भी पॉइंट इसमें आप याद रख सकते हैं कि 10 जनपद जो है उनमें जो है लागू किया गया था, 10 जनपदों में लागू किया गया था। बात करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट को देखने से पहले मैं एक फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। वो फुल फॉर्म है आपकी ECEE। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये सी होगा, ECCE, हाँ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बार आपके प्रीवियस ईयर पेपर में लगभग 2 से 3 जैसे कि आपका SOPT है, DPEP है, इन सबकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पटेल एक्ट। ये कुछ बहुविकल्पी में आपको कहीं कहीं पटेल एक्ट दे रखा है, तो इसे एक लाइन में अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि जो प्राथमिक शिक्षा है, कौन सी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, इसमें गुणवत्ता और परिणात्मक जो वृद्धि है उसके उद्देश्य से ये एक्ट जो है वो लाया गया था। गुणात्मकता और परिणात्मक वृद्धि के संबंध में पटेल एक्ट लाया गया था। क्या होता है आपको थोड़ा सा भी अगर उसमें अंदाजा होता है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें फिर और चीजें लिख सकते हैं। तो एकदम मेन पॉइंट इसमें प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता से ही संबंधित है। नेक्स्ट है आपका KGBP यानी कि KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। सबसे पहले तो सन कब आया तो 2004 से लेकर के 5 आप जो है वो कह सकते हैं। किस कक्षा के लिए आया तो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की जो है उसके लिए था और मुख्यतः बालिकाओं से संबंधित था। देखिए नाम में ही आ रहा है बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नाम में ही बालिका वर्ड आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, अगर इसमें आप पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले कह देंगे कि बालिकाओं का जो नामांकन है उसमें वृद्धि करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडमिशन ले सकें। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आई थी 2004-5, तो एक समय ऐसा था कि जो बालिका शिक्षा है उसकी स्थिति में उतना ज़्यादा नहीं डेवलपमेंट हुआ था। अब तो बहुत तभी हो गया है 2020 तक। तो यही सारी चीज़ें बालिकाओं की शिक्षा में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, नामांकन में वृद्धि हो और क्या कह सकते हैं इसमें ठहराव आए, गुणवत्ता में वृद्धि हो, तो ये सारे जो है इसमें उद्देश्य जो है वो रखे गए थे।
दूसरा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट था कि बालक और जो बालिकाएं हैं, बालक और बालिकाएं उनको समान दृष्टि, मैंने शॉर्ट में बराबर लिख दिया है, समान दृष्टि यानी कि सभी को समान अवसर प्रदान किया जाए, समान दृष्टि से देखा जाए, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ये इसमें दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप इसमें ये याद रख सकते हैं कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा किस स्टेट में इनकी संख्या है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इनकी संख्या है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं अब इसके संचालन से संबंधित कि संचालन इसका कौन करता है, किस विभाग से होकर सारी चीजें इसमें होती हैं। तो आपका पहला पॉइंट आप लिखेंगे या ध्यान रखेंगे, जिला स्तरीय समिति। जिला स्तरीय जो समिति है, एनजीओ या महिला समाख्या, तो ये सभी संचालन में सहयोग जो है वो आप कह सकते हैं प्रदान करते हैं या संचालन का कार्य करते हैं। इस टाइप से आप कह सकते हैं जिला स्तरीय समिति, एनजीओ, महिला समाख्या। और एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो केजीबीवी जो है यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, इसकी मॉनिटरिंग का कार्य कौन करता है? तो मॉनिटरिंग इसकी जनपद स्तर पर होती है, जनपद स्तर पर। और किसके द्वारा की जाती है? तो जो डाइट होती हैं उनके प्राचार्य की अध्यक्षता में, डाइट प्राचार्य इनकी अध्यक्षता में, ये नहीं इनकी अध्यक्षता में एक गठित जिला शिक्षा समिति जो है उसके द्वारा जो है इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, जिला शिक्षा समिति के द्वारा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इतने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ध्यान ये कक्षा 6 से 8 आपसे ध्यान रखिएगा और बालिकाओं के लिए विशेष कर चाहिए। ठीक, सारी चीजें मैं रख करता हूँ। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संपूर्ण साक्षरता मिशन से संबंधित। संपूर्ण साक्षरता मिशन से आपका एक प्रश्न बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसका प्रेरक वाक्य क्या होता है। संपूर्ण साक्षरता मिशन का जो प्रेरक वाक्य है वो आपका होता है एक पढ़ाए एक। ये इसका प्रेरक वाक्य है, ध्यान रखिएगा, एक पढ़ाए एक, संपूर्ण साक्षरता मिशन का प्रेरक वाक्य। अब संपूर्ण साक्षरता मिशन के अलावा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका कब आया था। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय लिखा हो और साक्षरता मिशन उसी प्रकार हो तो आप कहेंगे कब आया था? 5 मई 1988 को जो है वो आया था, 5 मई 1988 को। अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, स्वयं से सोचिए। नाम से ही बहुत सी चीजें स्पष्ट होती हैं। जैसे यहाँ पर साक्षरता मिशन लिखा है, उससे ही आप समझ सकते हैं कि इसमें एक लक्ष्य रखा गया था। वो लक्ष्य था 2007 तक के लिए। तो 2007 तक साक्षरता जो है उसका 75% न्यूनतम स्तर जो है वो प्राप्त करना, ये इसमें जो है वो लक्ष्य रखा गया था। ये 2007 तक किसका? साक्षरता का 75%, साक्षरता का 75% न्यूनतम स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। और इसी के अंतर्गत ही आपका 16 जनवरी, ये बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1989 को जो केरल राज्य है, कौन सा राज्य? केरल राज्य, इसको संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा इसमें की गई थी। संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा 1989 में केरल में जो है वो की गई थी। और आप जानते हैं केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। अच्छा, जनगणना भी आपकी पूछ ली जाती है काफी बार, तो साक्षरता की ही जब बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि 2001 की जो साक्षरता दर थी उसके अनुसार साक्षरता दर का प्रतिशत था 65.38%। और इसी से पहले जो आपकी जनगणना हुई थी 1991 में, इसमें परसेंटेज था ये 52.21%। अच्छा, इससे ये भी एक अंदाजा लगता है कि कितना ज्यादा विकास जो है वो हुआ है। तो ये आपका परसेंटेज हो गया। और यही अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 74.04% जो है साक्षरता दर आपकी देखने को मिलती है। सारी चीजें आप करते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो सभी का बनता ही है। जिन्होंने वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर दीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर के जो भी छात्र हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं अब हम सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में। इसके बारे में सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए इसका सन। तो 2001 से लेकर के 2002 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो चलाया गया था। यूपी गवर्नमेंट, इस टाइप में शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। कितने जनपदों में चलाया गया था? तो 16 जनपदों में जो है वो चलाया गया था। ये सब आपको याद करना होगा कितने जनपद हैं किसमें, क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में नहीं याद होंगी, आपको समय लेकर डेली डेली रिवाइज करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये हो गया। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत एक लक्ष्य रखा गया था, वो आपको एकदम रटा होना चाहिए दिमाग में आपके। और लक्ष्य क्या रखा गया था? वो ये रखा गया था कि सन 2007 तक प्रारंभिक जो शिक्षा है, 2007 तक जो प्रारंभिक शिक्षा है और 2010 तक जो उच्च प्राथमिक शिक्षा है, उच्च प्राथमिक शिक्षा, इसके या इन दोनों के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया था। इन दोनों के
सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बिंदु लक्ष्य के तौर पर आप ध्यान रखिएगा। कोई पॉइंट भी सर्व शिक्षा अभियान से आता है तो ये आप पॉइंट वहां पर लिख सकते हैं। अब इनमें योजनाओं के संबंध में बात करें, यानी कि किन किन बिंदुओं को लेकर इसमें योजनाओं पर बल दिया गया था, तो 3 पॉइंट आपको यह ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट आपका होगा संस्थागत सुधार, दूसरा आपका पूर्ण पारदर्शिता मूल्यांकन, और तीसरा आपका बालिका शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अगर योजनाओं के संबंध में पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं। सारी चीजें आप करते हैं। बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम क्या कहते हैं, मिड डे मील। मध्याह्न भोजन योजना, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, सन कि कब आया, तो 15 अगस्त 1995 को जो है वो आया, 15 अगस्त 1995 को। अब इसमें अलग अलग चरण थे, तो अगर सबसे पहले बात करें प्रथम चरण की, तो इसमें आपका 38 जिले और 248 विकास खंडों में जो है इसे लागू किया गया था। 248 विकास खंडों में जो है इसे लागू किया गया था। फिर बात करें अगर स्टार्टिंग की, तो शुरुआत में जब ये आया था तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो है वो था, यानी कि आप क्या कहेंगे, प्राथमिक स्तर तक था। बाद में क्या हुआ, इसे और बढ़ाया गया, 6 से लेकर 8 तक भी इसे फिर बाद में बढ़ाया गया। ये जो है वो कक्षा है, स्टार्टिंग में कक्षा 1 से लेकर 5 तक, बाद में से कक्षा 6 से लेकर 8 तक बढ़ाया गया। अब इसमें अलग अलग डाटा भी है, जैसे कि अगर प्राथमिक स्तर की बात करें तो इसमें आपका 100 ग्राम खाद्यान्न जो है इससे निर्मित जो है होने को लेकर बात की गई थी। यहीं अगर उच्च प्राथमिक की बात करें, कक्षा 6 से 8 में आपका 150 ग्राम जो है वो यही आपका हो जाएगा, यानी कि जो खाद्यान्न से निर्मित सामग्री है उसके लिए यहाँ पर भार जो है वो दे रखा है, 100 ग्राम और 150 ग्राम। यहीं अगर बात करें कैलोरी की, जहाँ से आपका 2019 में लेटेस्ट में सबसे प्रश्न पूछा गया था, तो प्राथमिक स्तर की अगर बात करें तो इसमें कम से कम आपकी 450 किलो कैलोरी, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है किलो कैलोरी, आप समझ जाइएगा 450 किलो कैलोरी, और उसके साथ साथ 12 ग्राम प्रोटीन। ये क्या है, ये है प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे को कम से कम पोषण प्राप्त होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। यहीं अगर बात करें उच्च प्राथमिक की, तो ये आपका 700 किलो कैलोरी, और बात करें अगर प्रोटीन में तो 20 ग्राम प्रोटीन। ये डाटा एकदम ध्यान में रखिएगा। इससे पहले मैंने आपका जो बैच है 2018 बैच, उसका जब पेपर हुआ था सेकंड सेमेस्टर का, तो मैंने फर्स्ट रिवीजन कराया था, उसमें ये सारी चीज़ें डाटा मैंने बताए भी थे। उनके जब पेपर हुए थे तो उनके यहाँ पर सारे जो प्रश्न आए हुए थे, यानी कि पेपर जो उनका हुआ था, उसमें ये सब जो किलो कैलोरी है ये पूछ भी लिया गया था। और मुझे याद है उस समय किसी ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर ये भी कुछ पूछा जाता है क्या, और जब पेपर में आया था वो पता नहीं कहाँ गया, जो मुझसे पूछ रहा था कि ये भी पूछा जाता है। पूछा कुछ भी जा सकता है, आप ये मत सोचिए क्या पूछा जाएगा। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वही बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को छाट कर। यही चीज़ अगर आप बुक में पढ़ें, किताबों में पढ़ें, तो पता नहीं इतना लेंदी लेंदी लिखा है, आप पढ़ते पढ़ते जो है वो बोर हो जाएंगे। उसको मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो एकदम छना हुआ भाग है। तो ये आपका मिड डे मील कंप्लीट हुआ। एक बार इसमें जो मीनू होता है आपका मिड डे मील का, कि इस दिन ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको अलग से देख लीजिएगा, वो यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप इंटर्नशिप वगैरह में जाते हैं तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बात करते हैं अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान सबसे पहले तो पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में, तो यूपी में आपका 2004 में जो है वो आया था, परंतु एससीईआरटी में इसे दूसरे तरीके से लिखा गया है, वो है 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006। तो ये आपकी एससीईआरटी बुक में दे रखा है, पर उत्तर प्रदेश के संबंध में अधिकतर प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो वहाँ पर सभी जगह आपको 2004 को ही टिक करना है। स्कूल चलो अभियान में क्या सबसे खास था जो इसे दूसरों से अलग बनाता है, तो आप कहेंगे प्रत्येक बालक बालिका का नामांकन। नामांकन और भी जगह है, इसमें भी वही चीज़ है, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, स्कूल चलो अभियान हो गया, साक्षरता मिशन हो गया, अधिकतर जगह क्या है, नामांकन में वृद्धि प्रत्येक बालक बालिका का, और क्या, जागरूकता फैलाना। ये भी सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। एक पॉइंट और यहाँ से इग्नू के संबंध में आपको याद होना चाहिए, AIGNOU। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये जो है वो इग्नू की फुल फॉर्म होती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी, 20 सितंबर तारीख भी आप याद रख सकते हैं। तो ये भी हो गया आपका। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाल अधिकार के संबंध में। यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, डीएलएड में कई बार सन पूछ लिया जाता है, कई बार बाल अधिकार पूछ लिए जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बाल अधिकार का निर्धारण कब किया गया था, तो आप क्या कहेंगे, 10 दिसंबर 1950। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि यूएनओ जो है इसने बाल अधिकार की घोषणा कब की थी, तो आप क्या कहेंगे, 20 नवंबर 1989।
तीसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत सरकार ने इसे कब स्वीकार किया था, तब आप क्या कहेंगे 11 दिसंबर 1992। और इसके अलावा ये जो आप सन देख रहे हैं 1950 वाला, ये सन आपको कहीं कहीं 1948 भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन अगर इस प्रकार से हो तो कंफ्यूज जो है वो ना होइएगा, वहां पर लिखा रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौम जो घोषणा है वो अंगीकार जो है वो की। तो ये भी आप कह सकते हैं अंगीकार करना और उसको घोषित करना उस सेंस में हो सकता हो, तो सन आपको देखने को मिलते हो। बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की कि आपके बाल अधिकार होते कौन कौन से हैं। ये आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका लघु में पूछा जाता है। सबसे पहले तो जो बालक है उनको ये अधिकार है कि उनकी राष्ट्रीयता उनसे ना छीनी जाए। दूसरा आप कह सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र का अधिकार होता है। राष्ट्र जो है जो बालक हैं या उसके जो नागरिक हैं उसके प्रति उत्तरदायी होता है। और आप क्या कह सकते हैं कि 15 से कम जो आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार के संघर्ष या युद्ध में ना लगाया जाए, वो सब निषेध है। पांचवा आप कह सकते हैं कि लैंगिक शोषण नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। छठा आप कह सकते हैं आर्थिक मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। सातवां आप कह सकते हैं जो नशीले द्रव्य हैं उनके उपयोग को लेकर निषेध है। आठवां आप कह सकते हैं अपहरण किसी बच्चे का या क्रय विक्रय खरीद बेच होता है ना काफी, तो उसको लेकर भी निषेध है। और नवा आप लिख सकते हैं कि किसी प्रकार के बच्चे को गोद लिया गया है तो उसके में बच्चे के हित का भी ध्यान रखा जाए। तो ये सभी बालक के अधिकार में आते हैं। इनको एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि लघु यहाँ से पूछा जा चुका है और दोबारा भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं। ये आपका समाप्त हुआ बाल अधिकार। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो कि हमारा है RTE। और RTE हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस पार्ट का। उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आदर्शवाद प्रकृतिवाद को एक साथ देखेंगे ताकि ऐसा ना हो चीज़ें आपको समझ में ना आए क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है RTE। इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या कहेंगे आप, राइट टू एजुकेशन। कब आया था, तो सन 2009 में जो है वो आया था। दूसरा प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें कितने अध्याय हैं, तो आप कहेंगे 7 इसमें अध्याय हैं। और एक प्रश्न इसी से और जोड़कर पूछा जाता है कि इसमें कितने खंड हैं, तो आप क्या कहेंगे और इसमें 38 जो है वो खंड है। 7 अध्याय और 38 खंड। अब ये किस संशोधन संविधान या संविधान संशोधन के तहत आया है, तो 86वां संशोधन, संविधान संशोधन कह सकते हैं जो कि 2002 से संबंधित है। इसमें संविधान के खंड 3 में अनुच्छेद 21 के 21 का जो है, का नहीं यहाँ पर केवल 21 है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है इसे जोड़ा गया है। और अगली लाइन में से कहेंगे आप कि 21 के अंतर्गत 21 का, इस टाइप से, क्योंकि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत डिवीजन है ना, तो 21 का के अंतर्गत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया है जिसमें क्या है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, क्या बना दिया गया है, मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 7 अध्याय मैंने बताया था, 38 खंड बताए थे, तो ये अध्याय कौन कौन से होते हैं ये भी नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वो भी रटे होने चाहिए। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले एक चीज बता दूं मैं कि ये पूछा जाए आपसे कि ये जो अधिनियम है ये पारित कब हुआ था, तब आप क्या कहेंगे 2009 तो है, उसके साथ साथ 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। पूरी डेट ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इन 7 अध्यायों की, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे लघु में पूछा जा सकता है कि राइट टू एजुकेशन जो है इसके जो अध्याय हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको तो नाम पता होने चाहिए। ये सारी चीजें मैं रब कर देता हूँ। अब बात करते हैं अध्याय, करते हैं कौन कौन से अध्याय होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका प्रस्तावना। दूसरा आपका होता है निःशुल्क और, शॉर्ट में थोड़ा सा लिखता हूं मैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये आपका होता है दूसरा। तीसरा होता है आपका केंद्र और राज्य स्थानीय जो सरकार है और उसके साथ साथ अभिभावक हैं, इनका दायित्व। ये मैंने अभी करके शॉर्ट में लिख दिया, इसको समझ जाइएगा, अभिभावक लिखा है, इसलिए मैं साथ में बोलते भी चल रहा हूँ। चौथा होता है आपका स्कूल और शिक्षक जो है या शिक्षकों का जो है वो दायित्व। पांचवा आपका होता है प्रारंभिक जो शिक्षा है इसका पाठ्यक्रम, और उसके साथ साथ क्या लिखेंगे, और इसका पूरा किया जाना, पूरा किया जाना। छठा वाला आपका होता है बाल अधिकार जो है इनका संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण। और सातवां और लास्ट होता है आपका अन्य प्रासंगिक बातें। तो ये आपके 7 जो है टोटल होते हैं। सातों एक बार पढ़ लीजिए, प्रस्तावना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार, फिर केंद्र राज्य स्थानीय सरकार और अभिभावक जो है उनका दायित्व,
फिर स्कूल और शिक्षकों का दायित्व, फिर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना, और बाल अधिकारों का संरक्षण, और सातवां अन्य प्रासंगिक बातें हैं। तो ये जो आपके 7 यहाँ पर अध्याय दे रखे हैं, इसमें एक अध्याय में अलग अलग खंड भी विभाजित हैं। तो ये टोटल मिलाकर टोटल 38 खंड जो है वो हैं। अब प्रश्न और ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा तो इन खंडों से भी पूछा जा सकता है। पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप SCERT वाली पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, उसमें सारी चीजें आपको दे रखी हैं। जो टॉपिक है वो है हमारा आदर्शवाद। आदर्शवाद आप जानते हैं, यहाँ से नाम जो है वो पूछ लिए जाते हैं काफी, और इस पर बेस्ड अलग अलग सेपरेट वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी ट्रिक से जो है आपको याद करने के लिए बताया था। तो आदर्शवाद को किन और नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे विचारवाद के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हैं प्रत्ययवाद के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये दो नाम हो गए। इंग्लिश में हम आदर्शवाद को किस नाम से जानते हैं, तो आइडियलिज्म कहते हैं, IDEALISM। आइडियलिज्म हम कहते हैं आदर्शवाद को इंग्लिश में। अब आदर्शवाद के अंतर्गत अगर बात करें तो आप कहेंगे इसमें दो चीजें आ रही हैं। आइडियलिज्म में देखेंगे तो आइडिया आ रहा है, इतना आप केवल लेंगे आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे विचार। और इसी प्रकार जो लास्ट में आपका ISM आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वाद। तो इस प्रकार से आप कहेंगे विचार और वाद मतलब सिद्धांत। यहाँ पर आप दोनों के अर्थ को निकालते हुए क्या एक डेफिनेशन के तौर पर वन लाइन में से कह सकते हैं कि वह दार्शनिक विचारधारा जो कि विचारों को ही केंद्रीय तत्व जो है वो मानती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं विचार ही आ रहा है, तो इसीलिए आप इस प्रकार से कह सकते हैं। और डेफिनेशन के तौर पर आप क्या कहेंगे कि एक सुटेबल डेफिनेशन आपसे अगर पूछी जाए तो आप कहेंगे आदर्शवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देती है और ये भी मानती है कि भौतिक सृष्टि का जो आधार है वो मानसिक जगत है जो उसे समझता है और अर्थ व मूल्य प्रदान करता है। ये एक डिटो डेफिनेशन है जिसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई नॉर्मल से अर्थ की। अब मैं आपसे अगर कहूं कि एक लाइन में आप इसे डिफाइन करना चाहें आदर्शवाद को, तो किस प्रकार से करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जब बात होती है शिक्षा के क्षेत्र में, तब आप कहेंगे कि जो आदर्शवाद है इसका ये मानना है कि शिक्षा प्राप्त करके जो व्यक्तित्व है, या कह सकते हैं जो चरित्र है, व्यक्तित्व या चरित्र, इसका उत्कर्ष और उत्कर्ष होता है और साथ ही साथ ईश्वर को प्राप्त करने में वो समर्थ बनाता है। शिक्षा के क्षेत्र में ये इनका जो है वो मानना था। अब आदर्शवाद जो है इसके अंतर्गत अलग अलग विचारधारा वाले लोग जो है वो आए, जिसके अंतर्गत टोटल 4 भागों में इसे डिवाइड जो है वो आप कर सकते हैं। पहला होगा आपका आत्मनिष्ठ आदर्शवादी। आत्मनिष्ठ आदर्शवादी। इसी प्रकार दूसरा आपका होता है वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी। इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। तीसरा होता है आपका निरपेक्ष आदर्शवादी। चारों में आपको एक एक नाम भी अभी मैं बताऊंगा, वो याद कर लीजिएगा। चौथा होता है आपका पश्चात्मक आदर्शवादी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन चारों के ही प्रवर्तक कौन थे। देखिए कोई भी विचारधारा होती है क्या होता है, उसमें अलग अलग विचार वाले लोग होते हैं, तो उसी में इस प्रकार से डिवीजन था। तो आत्मनिष्ठ जो आदर्शवादी था, इसमें प्रवर्तक के रूप में नाम देखने को मिलता है बर्कले। इनका नाम क्या है, बर्कले। इसी प्रकार वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी में जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है हीगल। इसी प्रकार निरपेक्ष में आपका है कांट, और पश्चात्मक है इसमें है प्लेटो। अब इनके नाम आपको और भी रीजन है जो इसलिए याद होने चाहिए। कई बार प्रश्न बहुविकल्पी में इस प्रकार से पूछा जाता है, इनमें से कौन आदर्शवादी विचारधारा वाले नहीं है। वहां ये सब नहीं दिया होगा कि निरपेक्ष पूछा गया, पश्चात्मक, वहां 4 नाम दिए होंगे, उसमें आपका एक प्लेटो होगा, और भी होंगे, इस टाइप से होंगे। मतलब कहने का है कि आपको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति या प्लेटो जो है ये आदर्शवादी विचारधारा के हैं, या हीगल जो है आपके आदर्शवादी विचारधारा के हैं। अब समझिए एक एक को। आत्मनिष्ठ आदर्शवादी जो हैं ये ईश्वर, जगत, मन, तीनों में से किसी एक को मानते हैं। आत्मनिष्ठ आदर्शवादी वाले किसको 3 चीजें मैंने बताई शॉर्ट में, चलिए मैं लिख देता हूं। ईश्वर, जगत, मन। ईश्वर, जगत, मन जो है तीनों में से किसी एक को जो है ये मानते हैं आत्मनिष्ठ आदर्शवादी। वस्तुनिष्ठ की बात करें तो ये केवल और केवल विचारों की प्रधानता को ही स्वीकार करते हैं। मैं केवल एक फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए केवल एक लाइन बता रहा हूं। टॉपिक मैंने जब आदर्शवाद पढ़ाया था पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। शिक्षा के क्रम से नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको हर एक टॉपिक पर
जितने भी सेकंड सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के टॉपिक हैं, सब पे मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। डिटेल में देखना है तो वहां से देख सकते हैं। बाकी यहाँ मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। निरपेक्ष की बात करें तो निरपेक्ष आदर्शवादी जो है ये केवल और केवल ईश्वर की सत्ता को जो है वो मानते थे। और पश्चात्मक की बात करें तो ये जो ज्ञान जो है या उस ज्ञान को स्वीकार करते थे जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो ज्ञान को स्वीकार करते थे जो हमें दिखाई या जो ज्ञान हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विचारधारा वाले लोग इसमें थे। नाम याद कर लीजिएगा, टाइप याद कर लीजिएगा और इसके अंदर एक एक केवल लाइन जो है वो याद कर लीजिएगा। और आप चाहें तो इसे छोटी सी ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। और ट्रिक क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आदर्शवादी विचारधारा वाले कहीं आते जाते थे तो किससे जाते थे, आप कहेंगे वैन पे जो है वो आते जाते थे। वैन पे, वैन पे यहाँ पर के सेंस में। अब देखिए यहाँ से ये आपके टाइप याद हो जाएंगे आपको। वी से आपका क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। ए से आपका क्या हो जाएगा, आत्मनिष्ठ हो जाएगा। एन से आपका क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा आपका, पश्चात्मक आ जाएगा। मैं आपसे कहूं आदर्शवादी कहीं घूमने जाते थे तो कैसे जाते थे, आप कहेंगे वैन पे जाते थे। तो इससे ये 4 टाइप आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी होगी। अब इसी आदर्शवादी में आपको पता होना चाहिए पाठ्यक्रम क्या था। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें 3 चीजें थी, सत्यम, शिवम, सुंदरम। बस इतना ध्यान रखिएगा, क्या, सत्यम, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं सत्यम, शिवम, सुंदरम। अब इसमें भी आपके कुछ सब्जेक्ट थे। जैसे सत्यम में अगर बात करें तो आप कहेंगे भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया। शिवम में अगर बात करें जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया। और इसी प्रकार सुंदरम में अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कविता या संगीत, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो ये केवल आपको दो दो याद होंगे तो क्या होता है, अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इन पॉइंट को लिख देंगे जो आपका सबसे मेन है। ये सारी चीजें हमारी समाप्त हुई। अब हम बढ़ते हैं जो इसके अंतर्गत विधियां थी उसके बारे में, इसको रब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुकरात की। तो सुकरात ने विधि दी थी आपकी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, तो ये जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया था कि आदर्शवादी में कौन कौन सी विधियां आती है, तो जैसे कि सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दी थी, तो ये सभी विधियां मैंने आपको याद करने की सारी ट्रिक बता रखी है। मैं यहाँ पर आपको अभी बोल के बता दूंगा खाली विधियों के नाम। जैसे कि इसी की मैं ट्रिक आपको बताऊं तो ऐसे थी ट्रिक कि पढ़े पढ़े सोते रहते हो, पढ़े पढ़े सोते रहते हो। तो पढ़े पढ़े से आपका हो जाएगा प्रश्नोत्तर, और सोते रहते हैं सोतरात, इस टाइप से देखिए वर्ड निकल रहा है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। तो अब इसी में और भी थी जैसे कि प्लेटो संवाद विधि, अरस्तु आपकी आगमन निगमन विधि, पेस्टोलॉजी अभ्यास विधि, प्रोबेल खेल विधि, हीगल तर्क विधि, हर्बर्ट जो है निर्देशन विधि। तो ये सभी जितनी विधि हैं मैंने एक एक को सेपरेट अलग अलग आपसे ट्रिक के माध्यम से बताया। बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। आदर्शवाद वाला वीडियो नहीं देखा है तो डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा आदर्शवाद या प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद इस टाइप से सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, या शिक्षा के क्रम से वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ आदर्शवाद। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है प्रकृतिवाद। नाम मैंने आपको सभी बता दिया, ट्रिक के लिए आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। अगर पूरा बताने लगेंगे तो फिर पूरा टॉपिक ही यहीं आ जाएगा। प्रकृतिवाद को बात करने से पहले वीडियो अभी तक आप सभी ने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतनी अच्छी अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। अब प्रकृतिवाद को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो नेचुरलिज्म कहते हैं। जैसे हमने वहां पर आइडियलिज्म देखा था, सेम वही। तो नेचुरल NATURAL प्लस ISM, इससे मिलकर ये बना होता है, जहां पर नेचुरल नेचुरल जो है इसका अर्थ हो जाएगा प्रकृति, और जो ISM है इसका अर्थ हो जाएगा वाद, या मैंने बताया था सिद्धांत प्रणाली। सिद्धांत प्रणाली। अब प्रकृतिवाद में अगर बात करें तो किन किन नामों को आप प्रमुख रूप से देखते हैं, तो सबसे प्रमुख नाम आपको रूसो प्रत्येक जगह देखने को मिलेगा, एकदम इसको दिमाग में रखिएगा। और रूसो के अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको स्पेंसर नाम देखने को मिलता है, और आपको नाम देखने को मिलता है कमेनियस, ये सभी नाम आपको देखने को मिलते हैं। इसमें तो आप कहेंगे प्रकृतिवादी में। प्रकृतिवादी को अगर हम डिफाइन करें तो आप क्या कहेंगे, प्रकृतिवादी विचारधारा वाले लोग ये चाहते थे कि जो भी बच्चा है उसे आप प्रकृति में छोड़ दीजिए, आप उस पर किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन या दबाव ना डालिए, वो प्रकृति में रहकर स्वयं सीखता है। ये प्रकृतिवादियों का मानना था।
और रूसो जो हैं उन्होंने इसी के संबंध में एक कथन भी दिया था, वो था प्रकृति की ओर लौटो। पूछ लिया जाता है बहुत बार कि प्रकृति की ओर लौटो जो है वो किसने दिया, तो आप कहेंगे रूसो ने जो है वो दिया। ध्यान रखेंगे। अब ये जो प्रकृतिवादी है इसमें अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे शिक्षक और विद्यार्थी के रोल पर, तो आप देख रहे हैं बच्चे को यहाँ पर खुला छोड़ा जा रहा है प्रकृति में, वो स्वयं अपने अनुभवों से सीख रहा है। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी अगर मैं आपसे कहूँ चुनने के लिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि बच्चे को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, तो विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो जाता है? प्राथमिक हो जाता है। बात आप मेरी समझ रहे हैं? विद्यार्थी यहाँ पर क्या हो जाता है? प्राथमिक हो जाता है। और जो शिक्षक है उसे आप कह सकते हैं सेकेंडरी, या उसे हम हिंदी में गौड़ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आप? सेकेंडरी। शिक्षक का कार्य क्या होता है? दूर से देखकर उसका ऑब्जर्वेशन करना, कि जरूरत हो तब उस टाइप से उसको हेल्प करना। बाकी जो छात्र है वो स्वयं अपने अनुभवों से जो है वो सीखे। तो इतनी चीज हमने देखी। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं उनकी बात करते हैं, चीजों को रब करते हैं। तो सबसे पहली आपकी आती है स्व अधिगम विधि। स्व अधिगम विधि की अगर बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? खुद अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना या जानना। तो आप स्व मतलब अपने आप कोई चीज सीख रहे हैं, वो वाली जो विधि होती है वह स्व अधिगम में आती है। और इसमें क्या कौन सी आती है? तो आप कहेंगे करके सीखना इसमें आता है, या क्रिया विधि भी आप इसे कहते हैं। इसी प्रकार खेल विधि इसी में आती है। और खेल विधि के संबंध में प्रश्न एक पूछा इस प्रकार से जाता है कि जो प्रकृतिवादी हैं उनके अनुसार कौन सी विधि सर्वोत्तम विधि है? तो आप क्या कहेंगे? खेल विधि जो है वो है प्रकृतिवादियों के अनुसार। और चौथी एक और आती है, वो होती है भ्रमण विधि। तो ये आपके अलग अलग इसमें विधि आ जाती है। नाम ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो सारी हो गई विधियां। अब इसमें कौन कौन सी आप कह सकते हैं प्रणाली आती है, जैसे कि आपकी मॉन्टेसरी प्रणाली हो गया, डॉल्टन प्रणाली हो गया, किंडरगार्टन प्रणाली हो गया, ह्यूरिस्टिक प्रणाली हो गया, योजना प्रणाली हो गया, निरीक्षर प्रणाली हो गया। तो ये भी आपसे पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी जो है वो प्रकृतिवादियों से संबंधित है। इसको एक मैंने छोटी सी कहानी के तौर पर आपको जो सेपरेट वीडियो था उसमें पढ़ाया था, उसको अगर आपको ट्रिक देखना है तो उसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर मैंने विधियाँ सारी जो है वो बता दी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए सभी लोग। प्रयोजनवाद जो है इसको इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। PRAGMATISM। यानी इसका अर्थ क्या होता है प्रैग्मेटिज्म का? किया हुआ कार्य। किया हुआ कार्य। अगर हम इसे वो बात करें कि एक डेफिनेशन या एक दो लाइन के आधार पर आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कहेंगे प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती है। प्रयोजन क्या होता है? कहते हैं ना कारण बताओ। मैं आपसे कहूं कि सूरज जो है वो गोल गोल घूमता है, तो आप मान लेंगे, बाई चांस मान लिया आपने। पर प्रयोजनवादी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि उस चीज को प्रूव करके दिखाइए। तो वही मैंने बोला कि प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आपका एक पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसके जन्मदाता के संबंध में। तो प्रयोजनवाद के जन्मदाता के रूप में किनका नाम देखने को मिलता है? आप कहेंगे चार्ल्स पियर्स का नाम देखने को मिलता है। और इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका आधुनिक स्वरूप के जन्मदाता। तब आप क्या नाम लिखेंगे? तब आप लिखेंगे विलियम जेम्स जो है इनका नाम है। आधुनिक स्वरूप के जन्मदाता प्रयोजनवाद के आप कहेंगे विलियम जेम्स जो हैं इनको माना जाता है। और माना इसलिए जाता है क्योंकि विलियम जेम्स जो थे इन्होंने जोर देकर, विलियम जेम्स ने क्या किया था? एक आगे बढ़ाने का आप कह सकते हैं इसी चीज को कार्य जो है वो किया था। और बाकी मैंने डेफिनेशन के तौर पर बता दी, उसको आप थोड़ा और डिफाइन करके भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म है जिसका अर्थ किसी कार्य या सिद्धांत को करने के लिए व्यवहारिकता और उपयोगिता का होना अति आवश्यक है, नहीं तो उस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। तो मेन उसी पर जो है वो फोकस है। सारी चीजें रब करते हैं। अब बात करते हैं कुछ अलग अलग नाम, जैसे कि आपका क्रियावाद हो गया, या कह सकते हैं आप व्यवहारवाद हो गया। तो क्रियावाद, व्यवहारवाद, ये नाम दिया था किसने? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, जिनको हम जन्मदाता के रूप में जानते हैं, उन्होंने ही जो है ये नाम दिया था। इसी प्रकार आपका अनुभववाद या फलवाद आपसे पूछा जाए तो ये भी चलिए मैं लिख ही देता हूं। अनुभववाद
या फलवाद? तो ये किसने दिया था? ये दिया था विलियम जेम्स ने। दोनों के ही नाम आपको पता होना चाहिए। कुछ अन्य नाम है जो कि काफी फेमस हैं, जैसे कि जॉन डीवी के द्वारा दिए गए नाम। जॉन डीवी ने नाम क्या दिए थे? तो जॉन डीवी के नाम थे साधनवाद, मैं शॉर्ट में केवल पहला पहला अक्षर लिख दे रहा हूँ, साधनवाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद या प्रयोगवाद, जिसमें प्रयोगवाद आपका बहुत पूछा जाता है। और एक प्रश्न, क्या कि जो यहाँ पर हम प्रयोजनवाद इतने देर से पढ़ रहे हैं, यही किसने नाम दिया? ये भी तो जरूरी है जानना। तो प्रयोजनवाद नाम दिया था किलपैट्रिक ने। किसने दिया था? किलपैट्रिक ने। ये जितने भी नाम आप देख पा रहे हैं किसने क्या दिया, इसको भी मैंने एक कहानी के माध्यम से बताया था। आप चाहें तो अलग से टॉपिक जो है उसमें देख सकते हैं। बाकी यहाँ मैंने बता सारी चीज़ें दी हैं, केवल ट्रिक नहीं बताई, क्योंकि ट्रिक के लिए आप उतना डिटेल में देखिए, क्योंकि कहानी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और इस टॉपिक से यानी कि प्रयोजनवाद से एक प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसकी शिक्षण विधि के संबंध में। जैसे इससे पहले हमने भी शिक्षण विधि देखी ना, अलग अलग शिक्षण विधि थी, स्वाधिगम विधि हो गया या खेल विधि हो गया। तो उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए प्रयोजनवाद के संबंध में, तब आप क्या लिखेंगे कि प्रोजेक्ट विधि, या आप कह सकते हैं योजना विधि, ये आपकी प्रमुख विधि में आती है। किसकी? प्रयोजनवाद की। महत्वपूर्ण शिक्षण विधि की बात की जाएगी तब आप इसे जो है वो लिखेंगे। और प्रयोजनवाद के संबंध में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, इन्हीं सब जितने भी मैंने पॉइंट बताए इन्हीं सबको बनाकर एक लाइन में, कम से कम 8-10 लाइन में आप आसानी से लिख सकते हैं, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि अलग अलग नाम है और उन पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है इनसे संबंधित, इनके बचपन का नाम। तो आप क्या कहेंगे? नरेंद्र दत्त जो है इनके बचपन का नाम था। फिर आपसे पूछा जाएगा इनका जन्म कब हुआ था, तो आप क्या कहेंगे कि इनका जन्म जो है वो 1863 में, कब? 1863 में कोलकाता में जो है वो हुआ था। इतनी चीज समझ गए आप? फिर अगर मैं आपसे एक वर्ड में या एक लाइन में कहूं कि स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो किस पर इन्होंने विशेष बल दिया था, वो आपको पता होता है, तो जैसे इन पर बेस्ड किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट आया तो आपको वो गैस करने में आसानी होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं इन्होंने चरित्र निर्माण पर जो है वो बल दिया था। इस पर? चरित्र निर्माण पर। और चरित्र निर्माण के संबंध में आप ये कह सकते हैं कि मानव निर्माण की शिक्षा जो है इन्होंने देने का प्रयास किया था। मानव निर्माण की शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नाम पर, इनके गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वो कब की थी? तो आप कहेंगे 1886 में। किसकी स्थापना? रामकृष्ण समाज की स्थापना। इतनी सब चीजें सारी आप समझ गए होंगे। और इनके संबंध में एक कथन बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो मैंने पिछले वाला जो आपका बैच है 2018 बैच, जिनका सेकंड सेमेस्टर में पेपर हुआ था, जब उनका मैंने फास्ट रिवीजन कराया था तो वो मैंने कथन बताया था। और वो कथन था, अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये मैंने बताया था, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कथन दिया गया था। और यही सेम डिटेल में मैंने जब पढ़ाया था, किसमें? इनके टॉपिक वाइज वीडियो में, वहां पर भी बताया था और फास्ट रिवीजन में भी बताया था। और आपका 2018 बैच का सेकंड सेमेस्टर के पेपर में यही कथन पूछा गया था एज इट इज। तो जिसने जिसने ध्यान से सारी चीजें पढ़ी हैं, एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं करके आएगा। बस आपको ध्यान रखना है जो जो चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। 2017 बैच में आया था या 2018 बैच में, ये मुझे क्लियर नहीं याद है, पर आया था, फास्ट रिवीजन में मैंने कराया था। एक रचना और फेमस है स्वामी विवेकानंद जो है इन पर इतनी चीजें, पर दयानंद सरस्वती जो है ये भी आपके कोर्स में है, तो इनकी एक चीज ध्यान रखिएगा, वो है सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना। ये आपसे पूछी जा सकती है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने जो है इसकी रचना की थी। बात करते हैं अब हम अपने अगले और लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में। सारी चीजें हम जानेंगे और यहाँ से भी बहुत से प्रश्न आपसे पूछे प्रीवियस ईयर में जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, तो समझिए,
रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में सबसे पहला प्रश्न यहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे 1861 में। दूसरा प्रश्न कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे कोलकाता में। मैं स्थान जन्म स्थान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। किसका पूछा गया था? मारिया मॉन्टेसरी का पूछा गया था। तो जब उनका पूछा जा सकता है तो किसी का भी पूछा जा सकता है। तो 1861 में कलकत्ता में हुआ था। फिर 1913 में गीतांजलि जो है इनकी रचना, इसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी जो है वो दिया गया था। बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में ये प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं आगे। तो इनके पिता का नाम अगर बात करें तो इनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर, इनके बारे में ये बताया जाता है कि पिता का प्रभाव इन पर बहुत ज्यादा जो है वो पड़ा था। इन्होंने अगर एक स्टेटमेंट, जैसे ऊपर मैंने बताया था अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, तो इन्होंने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दिया था जो कि बहुत पूछा भी जा चुका है, पूछा जा सकता है? वो है स्टेटमेंट, संपूर्ण जीवन से हमारे जीवन का सामंजस्य। एक लाइन ध्यान रखिएगा, संपूर्ण जीवन से हमारे जीवन का सामंजस्य। ये मैं आपको वो कथन बता रहा हूँ जो आपके पूछे जा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। बहुत से कथन दे रखे होते हैं उसमें भी समझने में कि इन्होंने संपूर्ण जीवन से सामंजस्य की बात की गई, तो कथन इस टाइप का कोई होगा, वो यहाँ पर नहीं भी मैं आपको बताऊंगा, तो ऑप्शन से आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके अलावा बात करें शिक्षण जो विधि हैं उनमें कौन कौन सी आएंगी, तो आप कहेंगे निरीक्षण द्वारा सीखना, या कह सकते हैं जो क्रिया द्वारा भ्रमण है, या वाद विवाद है, या प्रकृति का अनुसरण करना है, वो सभी इनके मत के अनुसार शिक्षण विधि जो है वो थी। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर इन्होंने किस पर और बल दिया था, तो शिक्षा हो गया, आर्थिक मानसिक सामाजिक दासता से मुक्ति, इन सभी चीजों पर इन्होंने बल भी जो है वो दिया था। इसके अलावा पूछा जाता है आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन की स्थापना अगर बात करें तो 1901 में बोलपुर में जो है वो की गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, शांति निकेतन में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की गई थी और इसी को आगे चलकर 1919 में इन्होंने कला के एक स्कूल, कला भवन की नींव रखी थी और 1921 में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का एक हिस्सा भी बन गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो क्या है? वो है विश्व भारती की स्थापना के संबंध में। विश्व भारती की स्थापना तो कब हुई थी? आप कहेंगे 6 मई 1922 में हुई थी। मकसद क्या था? तो आप कहेंगे जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही मैंने आपको बताया था। तो प्राच्य और पाश्चात्य जो है संस्कृति, इनका समन्वयन करके विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना जो है वो था। स्वतंत्र भारत की अगर बात की जाए, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत की अगर बात की जाए तो इसमें शिक्षा संबंधी कौन से आयोग आपके पूछे जाते हैं, तो आप दो का नाम एकदम रट के रखिएगा। पहला है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्या कहते हैं इसे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसका एक और अन्य नाम भी है जो कि आपको बहुविकल्पी में बहुत देखने को मिलता है, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को ही राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राधा कृष्णन आयोग के नाम से। और एक प्रश्न क्या यहाँ से पूछा जाता है, वो है इसके सन ईयर से संबंधित, जो कि आपको पता होना चाहिए 1948 में आया था। इतनी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी विश्वविद्यालय से संबंधित कार्य हुए वो आप अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं। दूसरा आपका था आयोग स्वतंत्र भारत के अंतर्गत मुदालियर शिक्षा आयोग, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था और कहा था इसका आंसर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो मुदालियर शिक्षा आयोग को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्या? माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदालियर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका सन क्या था, तो आप कहेंगे 1952। तारीख भी याद रख सकते हैं, तो 23 सितंबर 1952। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इनके अध्यक्ष के रूप में, तो राधा कृष्णन से तो आपको समझ में आ रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ही इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पर इसका नाम राधा कृष्णन आयोग पड़ा। और मुदालियर शिक्षा आयोग में जो यहाँ पर नाम था अध्यक्ष का, उनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये जो है इनका नाम था।
ये नाम ध्यान रखिएगा, और ये दोनों के सन और अध्यक्ष और जो इनके अन्य नाम है, इन्हीं 3 से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और पिछले वर्षों में भी पूछे जाते रहे हैं। इनको रट के रखिएगा। अब यहाँ पर वन लाइन के ही मैं 2 क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ, उसको और अपने दिमाग में रखिए। वो क्या है? पहला है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है? तो जल्दी से सभी लोग कमेंट में टाइप करके बताइए कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। मैं 2 प्रश्न यहाँ पर पूछूंगा। और दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय शिक्षा का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो जल्दी से नाम दोनों सभी लोग दोनों के बताइए। भारतीय शिक्षा का अग्रदूत। तो ये 2 आपके प्रश्न हैं। तो बात करें आंसर की, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे चार्ल्स ग्रांट को जो है वो कहा जाता है। किसे? चार्ल्स ग्रांट को। भारतीय शिक्षा का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो लॉर्ड मैकाले को जो है वो कहते हैं। लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। और मैंने इसके संबंध में आपको प्रश्न भी बताया था कि प्रीवियस ईयर में इस टाइप से एक प्रश्न पूछा गया है, लघु में पूछा गया था, वहां पर डिटेल में सारी चीजें मैंने बताई थी। रब करते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पर्सन की तरफ, जिनका नाम है गिजू भाई। तो गिजू भाई से संबंधित सबसे पहला प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, गिजू भाई बधेखा जो है, इनका पूरा नाम है गिजू भाई बधेखा। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? सन 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र के चित्तल में हुआ था। परंतु यही चीज अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको सौराष्ट्र नाम देखने को मिलता है। तो दोनों ही अपनी जगह सही है, पर आपके कोर्स में अधिकतर जगह महाराष्ट्र चित्तल करके लिखा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं गिजू भाई बधेखा जी जो हैं, इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था भगवान जी बधेखा। भगवान जी बघेला, बधेखा नहीं, बघेला। और बात करें अगर माता का नाम इनकी, तो आप क्या कहेंगे? काशिवा जो है इनकी माता का नाम था। फिर यदि बात करें इन्होंने किस पर जोर दिया था, ओवरऑल एक शब्दों में अगर आप इसको इनको परिभाषित करना चाहें तो आप कह सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर जो है वो दिया था। फिर इनकी अगर रचना आपसे पूछी जाए, तो रचना इनकी एक ही फेमस है जो बार बार आपसे पूछी जाती है, वो है आपकी दिवा स्वप्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट के रखिएगा, दिवा स्वप्न। और और साथ ही साथ इनकी एक और रचना है जिसका नाम है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो 2 मैंने रचनाएं बताई, पहली आपकी दिवा स्वप्न और दूसरी आप कहेंगे तो प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो यही दोनों आपको रट के रखना है। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा के संबंध में। तो मुंबई में इन्होंने जो है वो वकालत की थी। फिर इन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन है इनसे प्रभावित होकर जो वकालत थी ये छोड़ दी थी। फिर दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन, दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन नामक संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, जो गिजू भाई हैं इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है गिरजा शंकर भगवान जी बधेका। गिरजा शंकर भगवान जी बधेका। और इन्होंने जो है वो बाल मंदिर नामक विद्यालय की स्थापना भी जो है वो की थी। हो सकता है डायरेक्ट वन लाइनर में आपसे पूछ लिया जाए। और साथ ही साथ एक प्रश्न और इनसे पूछा जाता है, वो है मोंटेसरी संघ से संबंधित। आपसे पूछा जाएगा मोंटेसरी संघ की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे गिजू भाई ने जो है वो की। किसकी? मोंटेसरी संघ की स्थापना। और कहाँ की? तो आप ये भी ध्यान रखिए, भावनगर में जो है वो की थी। और किससे प्रभावित होकर? तो मारिया मोंटेसरी, नाम में ही आ रहा है मोंटेसरी, तो मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर भावनगर में मोंटेसरी संघ की स्थापना गिजू भाई बधेखा जी जो है इन्होंने की थी। सारी चीजें मैंने इनसे संबंधित आपको बता दी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो सभी का बनता ही है। और साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो क्या है हमारा टॉपिक? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वो आएगा इनके जन्म से संबंधित। तो आप क्या कहेंगे? इनका जन्म हुआ था 1988 में। और 19 नहीं, 1888, 19 तो बहुत बाद में हो जाएगा, 1888 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो तिरुट्टनी में जो है वो हुआ था। तिरुट्टनी में जो है वो हुआ था। पर मृत्यु हुई थी 1975 में चेन्नई में।
तो जन्म मृत्यु से संबंधित ये हो गया। फिर शिक्षा की बात करते हैं तो इनकी जो शिक्षा है वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जो है उसमें हुई थी 1905 से लेकर के 1906। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस कथन भी दिया था, वो कथन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा था कि बड़े बड़े भवन और साधन सामग्री उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि शिक्षक हैं। समझ रहे हैं, इतना शिक्षक से संबंधित इन्होंने अच्छा सा कथन दिया था, तो आपसे पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस पेपर में हो सकते हैं। और इसके अलावा जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला? तो 1954 में भारत रत्न मिला। और पुरस्कार में इनके यहाँ टेम्पल्टन पुरस्कार भी आता है, पर भारत रत्न सर्वप्रमुख है, आप सभी जानते हैं। ये पूछे जाने के पूरे चांसेस बन सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में इतनी चीजें। बाकी आप सभी जानते ही हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इनका जो जन्म हुआ था 1888 में, साथ में तारीख हुई थी 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को ही इनके जन्म दिवस के तौर पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, जिनको नहीं पता है उनको भी पता चलना चाहिए, शिक्षक दिवस। और इनसे संबंधित एक पॉइंट और आपसे पूछा जा सकता है कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति जो है वो थे, यानी कि इन पदों पर ये रह चुके हैं। सारी चीजें अब करते हैं, इस टॉपिक में इतना ही। हमारा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका महात्मा गांधी। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जन्म सभी लोग बताइए कब हुआ था। महात्मा गांधी, तो देखिए तारीख तो सभी को पता है 2 अक्टूबर। सन भी पता होना चाहिए 1869। आपकी SCERT वाली पीडीएफ में गलत दे रखा है, वहाँ 1969 दे रखा है, वो गलत है। 1869 जो है आपका जन्म है। अब इनके जन्म तो टाइम तो मैंने बता दिया, जन्म हुआ कहाँ था, तो आप कहेंगे काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। काठियावाड़ के पोरबंदर में जो है वो इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर बात करें तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ सन हैं जो कि इनसे संबंधित आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आप कहेंगे टॉलस्टॉय आश्रम, स्थापना कब हुई थी? टॉलस्टॉय आश्रम, तो स्थापना हुई थी इसकी 1914 में। फिर आप कहेंगे साबरमती आश्रम, जल्दी से बताइए कब आया हुआ था इसकी स्थापना? साबरमती आश्रम की स्थापना जस्ट इसके 1 साल बाद यानी कि 1915 में। और फिर आप कहेंगे इनसे संबंधित नमक सत्याग्रह, वो कब हुआ था? नमक सत्याग्रह आपका हुआ था 1930 में। तो ये कुछ सन है जिनसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित या चलाई जा रही जो पत्रिका थी वो कौन सी थी? तो एक आपका यंग इंडिया आपको रटा होना चाहिए, एक आपको हरिजन रटा होना चाहिए। ये 2 सबसे ज्यादा फेमस हैं जो है, और भी, पर मुख्यतः जो प्रश्न पूछा जाता है वो इन्हीं दोनों से पूछा जाता है। पत्र इनके द्वारा यंग इंडिया और हरिजन, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। यंग इंडिया जो है वो किसका पत्र है, इस टाइप से किसके द्वारा जो है चलाया जाता था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब इनके अनुसार क्या है शिक्षा, अगर ये बात की जाए, क्योंकि आएगा प्रश्न इनका विचार लिखिए या किस प्रकार से सोचते थे, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे इस इनका मानना था, इन्होंने जो कथन दिया था उन्होंने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क, आत्मा, इन सभी में से जो श्रेष्ठतम है उसको बाहर निकालना, वो महात्मा गांधी जी के अनुसार था। समझ गए आप? आपके अंदर जो सबसे चीज बेस्ट पार्ट है उसको बाहर निकालना। इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से जोड़ के भी समझ सकते हैं कि शिक्षा आपकी तभी तो सफल होती है जैसे कि आपको गाना अच्छे से आता है। तो आप सिंगिंग वाले ही जो है फील्ड में और आगे बढ़ें, आपके अंदर जो बेस्ट था, जो आपके अंदर श्रेष्ठतम जिस चीज का था उसी को आपने पढ़ा है। तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क, आत्मा में से श्रेष्ठतम को बाहर निकालना है, यानी कि इनमें से जो सबसे बेस्ट है उसको जोड़कर आप समझ सकते हैं। बाकी आएगा तो पहचान नहीं होगा। उसके साथ साथ इन सारी चीजों को रफ करते हैं तो 3 पॉइंट इनके संबंध में आपको याद रखने हैं। पहला है व्यवसायिक शिक्षा, दूसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य, और तीसरा है चारित्रिक उद्देश्य। तो ये आपके 3 पॉइंट होने चाहिए। अगर आपसे किन किन पर बेस्ड इनकी शिक्षा थी, किस पर आधारित थी, उसके संबंध में प्रश्न आए। और ये भी एक चीज आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जाए, इस पर भी इन्होंने जोर दिया था। शिक्षा शिक्षा जो है वो मातृभाषा में। तो समझ गए, व्यवसाय पर आधारित शिक्षा हो, मैंने पहले ही बताया था, रोजगार परक शिक्षा हो, और कहीं ना कहीं जो भी आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसमें चारित्रिक उद्देश्य भी जुड़ा हो, बच्चे के चरित्र का निर्माण हो, सांस्कृतिक उद्देश्य भी हो, ये सारी चीज़ें। तो महात्मा गांधी जी में इतना ही।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका प्लेटो। प्लेटो में सबसे पहले जन्म यानी पूछा जाएगा प्रश्न वो है इनके जन्म से संबंधित, तो आप कहेंगे 427 ईसा पूर्व एथेंस में जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी, तो आप कहेंगे 347 ईसा पूर्व में जो है वो मृत्यु हुई थी। इतनी चीज आप याद रखेंगे। फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनके गुरु या शिष्य के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं सुकरात। सुकरात के शिष्य जो है वो प्लेटो थे, और प्लेटो के शिष्य जो है वो अरस्तु थे। तो इस प्रकार से सीरियल भी आप याद रख सकते हैं। अब इनके संबंध में एक प्रश्न पूछा जाता है एकेडमी के संबंध में। एकेडमी के संबंध में पता होना चाहिए आपको कि इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था शिक्षक के रूप में। किसमें, तो आप कहेंगे एकेडमी में। एकेडमी में अध्यापन का कार्य किया था इन्होंने शिक्षक के रूप में। अब सबसे पहले पाठ्यक्रम और आगे सारी चीजें बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए इनकी रचनाएं, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल वो रचनाओं पर बेस्ड बहुत पूछे जा रहे हैं। तो रचनाओं के लिए मैं आपको एक ट्रिक छोटी सी बताऊंगा जिसको आपको याद रखना है। ये ट्रिक फास्ट रिवीजन में मैंने पहले भी बताई थी, जिसने इससे पहले के फास्ट रिवीजन देख लिए हैं वो वहाँ से याद कर ले सकता है, रिवाइज कर सकता है। और ट्रिक आपकी है कि SRK, जानते हैं शाहरुख खान को कहा जाता है SRK प्लेट में पालक खाता है। SRK प्लेट में पालक खाता है, इस टाइप से आपकी ट्रिक है। और पालक जो है इसको आप इस प्रकार से इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं PLAK। खाता है जो है वो आपका साइलेंट रहेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले जो आपका S है, इससे इनकी पुस्तक का नाम है द स्टेटमैन। द स्टेटमैन। जो R है, इससे इनकी पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। फिर जो K है, इससे इनकी पुस्तक का नाम है क्राइटो। फिर प्लेट जो है, इससे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर प्लेटो की बात जो है वो की जा रही है, यानी कि प्लेटो की रचनाएं हैं। में आपका साइलेंट रहेगा। पालक पे आते हैं तो P जो है, इससे इनकी रचना का नाम है प्रोटोगोराज। फिर जो L है, इससे इनकी रचना का नाम है दी लाज। L से लाज आपको याद रखना है, आगे दा लगता है, हिंदी में ही चलिए लिख देते हैं दी लाज। फिर A जो है, इससे हो जाएगा क्रिटियाज। क्या नाम है, क्रिटियाज। और जो K है, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, नहीं आपका ये A से क्रिटियाज नहीं होगा, K से क्रिटियाज होगा ना, हाँ K से क्रिटियाज होगा। और जो A है, इससे हो जाएगा आपका एपोलॉजी। तो ये आपकी पूरी ट्रिक है। देखिए अगर आप ऐसे याद करेंगे इनकी इतनी रचनाएं तो आप जिंदगी में नहीं याद कर पाएंगे, पर आप याद कीजिए और ट्रिक को याद कीजिए, तो क्या होता है जब प्रश्न में आता है तो आप ट्रिक से गेस कर ले जाते हैं कि इनकी रचनाएं क्या होंगी। और बाकी जो पूछी बहुत जाती हैं उसमें जैसे कि द रिपब्लिक हो गया, या स्टेटमेंट हो गया, और प्रोटोगोरास, या ये तो मतलब अधिकतर द रिपब्लिक और स्टेटमेंट ही आपको देखने को मिलती है। बाकी पूछी कुछ भी जा सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही पूछा गया यही नहीं पूछा गया, इस टाइप की नहीं। तो ट्रिक है, अच्छी है, याद रखिएगा और आपको हेल्प अवश्य करेगी। अब मैंने क्या बताया कि इसके बाद हम बात करते हैं इन्होंने शिक्षा को किस संदर्भ में बताया था। तो 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इन सारी चीज़ों को रख करता हूँ। पहला पॉइंट आपका कि समाज के जो नियम हैं उनके द्वारा नागरिकों के चरित्र को सुधारना व्यर्थ है, इनके अनुसार ऐसा माना था। शिक्षा का होना परम आवश्यक है, ये इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि समाज के नियमों द्वारा नागरिक के चरित्र को आप नहीं सुधार सकते, वो सुधारना व्यर्थ है, शिक्षा का होना परम आवश्यक है। दूसरा इनका पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि शिक्षा का समस्त कार्य आत्मा में ज्ञान को रखना नहीं है, परंतु या वरन सर्वोत्तम गुणों को बाहर निकालना जो कि अंतर्निहित है। अभी भी हमने इससे पहले भी एक पॉइंट ऐसा देखा था जिसमें भी वही बात की गई थी, पर स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज था, बाकी मीन आप कहेंगे या मतलब जो है वो वही निकल रहा था। यहाँ पर था कि शिक्षा का समस्त कार्य आत्मा में ज्ञान को रखना नहीं है, वरन सर्वोत्तम गुणों को बाहर निकालना जो कि अंतर्निहित है। तो ये प्लेटो के कथन हैं, कथन आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम पाठ्यक्रम की, यानी कि सिलेबस क्या था। तो आप क्या कहेंगे, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा में या प्राथमिक स्तर पर आप कहेंगे इतिहास। माध्यमिक शिक्षा जो है इसमें आपका गणित, और जो उच्च प्राथमिक है या उच्च शिक्षा है इसमें आप कहेंगे मनोविज्ञान। ये जो है वो सिलेबस में इनके अनुसार रखा गया था। पाठ्यक्रम समझ गए आप। फिर बात करते हैं अनुशासन के संबंध में। अनुशासन की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे कि दंडात्मक प्रवृत्ति के ये समर्थक थे। ये
या कह सकते हैं जो बच्चों को दंड दिया जाता है वो ये चाहते थे कि दिया जाए, यानी कि ये समर्थक के रूप में जो है वो जाने जाते थे दंडात्मक प्रवृत्ति के। इतनी चीजें हैं आपकी प्लेटो में। फिर बात करते हैं हम हमारे अगले और लास्ट टॉपिक जो कि है रूसो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, और इनका पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। क्या नाम है इनका पूरा नाम? जीन जैक्स रूसो। जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1712 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कहाँ की अगर बात करें तो आप कहेंगे जेनेवा में जो है वो इनका जन्म हुआ था। फिर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी 1778 में। ये तो सारी चीज़ें बेसिक हो गई। इनका सबसे ज़्यादा जो फेमस कथन है जो कि बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछा जाता है वो ये है कि मानव का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। ये किसने कथन दिया था? तो रूसो ने जो है वो दिया था, मानव का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। और यहीं पर आप गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि दो कथन एक ऐसे हैं जो आपके अलग अलग विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, और वो क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मानव का मस्तिष्क है ये कोरी स्लेट की तरह है, तब आप क्या कहेंगे ये कथन किसने कहा था? तो ये प्लेटो ने कहा था। और सेम यही कथन होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है कि मानव का मस्तिष्क जो है वो कोरा कागज होता है। तब आपका यहाँ पर आएगा क्या? रूसो। तो इसीलिए मैंने पहले वो गलत बोला कि ताकि आप समझें चीज़ों को कि जब ये डिफरेंस है थोड़ा सा इस टाइप से, जब जैसे पूछा जाए वो आपको जो है वहाँ पर बताना है। और कहीं कहीं मस्तिष्क नहीं भी लिखा होता है, डायरेक्ट लिखा होता है कि बालक का मन कोरा कागज होता है। ये किसका कथन है? तो आप कहेंगे रूसो का कथन है। और भी हैं आगे कथन आपके, तो हम जैसे जैसे उन पॉइंट की बात करेंगे वैसे वैसे उनके बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे रूसो की। रूसो के ही बारे में अगर आप ये बात करें शिक्षा के संदर्भ में, तो आप क्या कहेंगे कि शिक्षा के प्राकृतिक स्वरूप के ये जो है वो समर्थक थे। कौन सा स्वरूप? प्राकृतिक स्वरूप के समर्थक। मैं सारी चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को केवल बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में आपको देखना हो तो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ टॉपिक वाइज वीडियो में, जो कि आपको शिक्षा के क्रम से नाम की प्लेलिस्ट है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की। उसमें सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जितने भी आपके टॉपिक हैं उन पर सभी पर सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के संबंध में। तो देखिए इनकी जो रचनाएं हैं उसको याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक देखनी है तो आप डिटेल वाले वीडियो में देख लीजिएगा, पर मैं रचनाएं यहाँ पर सारी आपको बता रहा हूँ। पहली इनकी रचना है एमिल। एमिल नाम से है, पर ट्रिक से थोड़ा सा जोड़ने के लिए आप एमिल जो है से पढ़ सकते हैं। पहली रचना है। दूसरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये हमारा लास्ट जो है वो टॉपिक होगा। इसके बाद की जो सारी चीज़ें हैं वो अगले और लास्ट पार्ट में देखेंगे, और कंप्लीट कोर्स इन 8 वीडियो में आपका हो जाएगा। इससे पहले के यदि आपने वीडियो नहीं देखे हो तो अवश्य देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। अगली रचना इनकी द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। अगली है आपकी द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एमंग एमंग मैन। और लास्ट कौन सी इनकी पुस्तक? द न्यू हेलो। देखिए कई बार क्या होता है डायरेक्ट रचना दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है किसकी है। कई बार क्या होता है ये पूछा जाता है कि इनकी कोई दो पुस्तक लिखी है। तो अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद आपको रखनी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो स्टार्टिंग की दो हैं, एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत पूछी जाती है। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक भी जो है वो समाप्त हुआ। क्या इनका स्वरूप था? सकते हैं जॉन डीवी के बारे में। तो जॉन डीवी के बारे में सबसे पहले जल्दी से सभी लोग बताइए कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ था। जॉन डीवी का जन्म जो है वो कब हुआ था, और मृत्यु। तो जन्म की बात करें तो 1859 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई थी इनकी 1952 में। जन्म मृत्यु दोनों चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार प्रश्न मैंने आपको पहले बताया मारिया मोंटेसरी के संबंध में पूछा जा चुका है कि वो कहाँ की थी। तो स्थान के साथ साथ समय भी पूछा जा सकता है। और बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बर्लिंगटन वर्मोंट संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पर इनका जन्म जो है वो हुआ था। इनकी पुस्तकें बहुत ज़्यादा फेमस हैं जो पूछी भी जाती हैं, और इन्हीं पुस्तकों में से ही पिछले वाले वीडियो में मैंने
एक पुस्तक आपसे भी पूछी थी, इसका नाम था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ DNE, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, जिसको आपको एकदम रट के रखना है। और दूसरी इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है द स्कूल ऑफ सोसाइटी, द स्कूल ऑफ सोसाइटी। ये दोनों इनकी पुस्तक हैं जिनका नाम आपको रटा होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक पर आधारित आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। अब इनके अनुसार अगर बात करें किस प्रकार से आप परिभाषित करेंगे विद्यालय या शिक्षा के संबंध में, तो विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, ये इनका जो है वो मत था, या इनके अनुसार जो है वो था क्या, कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। इतनी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में केवल इतनी चीजें याद रखिए, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बाकी डिटेल में आप पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके फ्रोबेल। फ्रोबेल के बारे में बात करते हैं। फ्रोबेल जो है, इनका जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे इनका जन्म 1782 में जो है वो हुआ था। और इन्होंने, अच्छा एक प्रश्न यहाँ से भी तो पूछा जा सकता है कि कहाँ के थे, तो आप कहेंगे जर्मनी के जो है वो शिक्षा शास्त्री थे। अब इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं जो पूछी जाती हैं, तो सबसे पहली पुस्तक है द एजुकेशन ऑफ मैन। मैं जितनी यहाँ पर पुस्तक बता रहा हूँ उनमें से किसी को भी ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर गिनी चुनी बता रहा हूँ जो कि आपको पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। द एजुकेशन ऑफ मैन, या मानव की शिक्षा भी आप कह सकते हैं। और एक और पुस्तक याद रख सकते हैं, वो है मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। तो दो ही पुस्तक आप ध्यान रखिए, ज़्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आएगी अगर डायरेक्ट पुस्तकें लिखें तो ये दो पुस्तकें आप लिख सकते हैं, द एजुकेशन ऑफ मैन और दूसरी पुस्तक आपकी मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। अब एजुकेशन ऑफ मैन जो है पुस्तक, इसके बारे में एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि 1816 में जो है ये पुस्तक आई थी, परंतु अगर बात करें प्रकाशन की, तो प्रकाशन जो है वो 1826 में जो है वो हुआ था। इसके साथ ही साथ 1837 में, यानी कि 1837 में ब्लैंकनबर्ग में विद्यालय जो है इन्होंने कह सकते हैं खोला था। और बाद में 2 साल बाद इसके, यानी कि 1839 में बालोद्यान नाम जो है वो दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, किंडर गार्डन। और किंडर गार्डन जो है आपका वो जर्मनी शब्द है, पर ये जो आपका बालोद्यान है वो आपका हिंदी शब्द है, तो ये खुद जर्मनी से बिलोंग करते हैं, मैंने ऊपर ही बताया था आपको, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनके बारे में डिटेल में है हो गई, मतलब कि जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सब मैंने बता दी। अब बात करते हैं क्या इनके में, इनके अनुसार सिलेबस या पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो केवल 4 पॉइंट की हम बात करेंगे। पहला पॉइंट होगा धार्मिक तथा धार्मिक निर्देश। पहले में क्या आएगा, धार्मिक तथा धार्मिक निर्देश। दूसरा आपका होगा प्राकृतिक विज्ञान, शॉर्ट में चलिए मैं लिख देता हूँ, प्राकृतिक विज्ञान तथा गणित। पहले में क्या था आपका, धार्मिक तथा धार्मिक निर्देश। तीसरे में क्या है, भाषा। चौथे में क्या है, कला। इस टाइप की सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये जो है वो आपके 4 पाठ्यक्रम के रूप में आप फ्रोबेल के संबंध में लिख सकते हैं। तो इसमें इतनी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं मारिया मोंटेसरी के बारे में। ये आपको ध्यान से समझना है कि मारिया मोंटेसरी में काफी चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। मारिया मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी सबसे पहले आपकी बात करें सन, तो 1870 जन्म। कहाँ, तो इटली। यही इटली वाला ही प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और इसी को लेकर मैंने आपको जितने भी यहाँ पर मनोवैज्ञानिक या विचारक आए उनके सभी के जन्म और साथ साथ उनका जो स्थान था वो इसीलिए मैंने सभी के बता दिए, क्योंकि अगर ये पूछा जा चुका है तो और भी पूछा जा सकता है। अब इनकी जो शिक्षा थी वो किस पर आधारित थी या किस प्रकार के छात्र को लेकर थी, तो आप कहेंगे मंदबुद्धि एवं असाधारण बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा, असाधारण बच्चों की शिक्षा, ये आप इसमें लिख सकते हैं। और जो आपकी मारिया मोंटेसरी हैं ये एक चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री दोनों के रूप में ही जानी जाती हैं, और इन्हीं के नाम से शिक्षा की जो मोंटेसरी पद्धति आपने अवश्य पढ़ी होगी वो भी काफी फेमस है। और इनकी जो शिक्षा पद्धति है वो आप देखेंगे बहुत से विद्यालयों में भी प्रचलित है। ये नॉर्मल नॉर्मल से सारी चीजें हो जाएंगी। अब ये बात करते हैं कि इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ जो है वो क्या है। शिक्षा का अर्थ, तो अर्थ की बात करें तो इनके अनुसार मानना था कि बालक के जीवन के स्वाभाविक विकास में
दी जाने वाली सक्रिय सहायता जो है उसी को शिक्षा कहते हैं। तो ये इनके अनुसार शिक्षा थी। इन्होंने शिक्षा की आयु वर्ग जो है उसको भी बताया था। शिक्षा आयु वर्ग, जिसमें अगर बात करें तो 3 से 7 वर्ष, तो इन्होंने अलग अलग आयु वर्ग में भी बांटा था, जो कि आपका 3 से 7 वर्ष हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर मैंने लिखा है मंदबुद्धि और जो असाधारण बालक हैं उनके लिए कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक अलग अलग कार्य भी जो है वो इन्होंने निर्धारित जो है वो किए थे। विभिन्न कार्य भी जो है वो निर्धारित किए थे। इसके साथ साथ ही विद्यालय एक घर के समान है, ये इन्होंने कहा था, और इसलिए इन्होंने जो विद्यालय उसको बाल घर की संज्ञा भी दी है, इसलिए बाल घर जो है इन्होंने कहा। और यदि बात करें जो आपका टाइम टेबल होता है या समय सारणी आप कह सकते हैं, तो इसके संबंध में जो मारिया मोंटेसरी थी इन्होंने किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं लगाई, क्योंकि इनका मानना था कि बालक स्वतंत्रता पूर्वक विकास जो है वो कर सकता है। और वीडियो पसंद आ रहा हो, सभी को चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर इतनी सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं सातों, तो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में हेल्प डेफिनेटली करेंगे। क्योंकि मैंने सभी जितने भी आपके टॉपिक हो सकते हैं उनको कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया और सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिए हैं। मारिया मोंटेसरी की बात करें तो इनके बारे में एक और लास्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि 1939 में, कब 1939 या 1939 में थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है उसके निमंत्रण जो है, उनके बुलाने पर या कह सकते हैं उनके निमंत्रण पर जो मारिया मोंटेसरी है वो भारत आई थी। तो ये भी आपको एक सन छोटा सा याद होना चाहिए। अब बात करते हैं जो मारिया मोंटेसरी हैं इनकी शिक्षण विधि की, तो ये सारी चीजें रब कर देते हैं। शिक्षण विधि, मारिया मोंटेसरी की शिक्षण विधि बताइए, इस टाइप से डायरेक्ट भी आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट होंगे, टोटल 6 पॉइंट हैं। उनकी पॉइंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होगा आपका आत्म विकास का सिद्धांत, दूसरा आपका होगा ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, तीसरा आपका होगा स्वतंत्रता, चौथा होगा आपका व्यक्तित्व विकास, पांचवा आपका होगा मांसपेशियों का प्रशिक्षण, और छठा आपका होगा खेल विधि द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। तो मारिया मोंटेसरी शिक्षण विधि की अगर बात करें तो ये 6 बिंदु इनके अनुसार होंगे। और शिक्षण सिद्धांत जो है उसके अनुसार जो शिक्षण विधियां होती हैं उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा था। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि जो शिक्षण सिद्धांत होते हैं, शिक्षण सिद्धांत, इसके अनुसार जो शिक्षण विधि है उसको 3 भागों में जो है वो बांटा था। एक था आपका कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा था आपका ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, और तीसरा था आपका भाषा तथा गणित की शिक्षा। शॉर्ट में मैंने सारी चीजें लिखी हैं पर बोल भी रहा हूं मैं साथ में, तो इसलिए आपको याद भी रखना है। और ये जो तीनों आप पॉइंट देख पा रहे हैं इसमें अलग अलग जो है वो बातें भी बताई गई थी, क्योंकि कर्मेंद्रियों की शिक्षा मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो 3 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निर्धारित की गई थी, और इसमें कपड़े पहनना, दैनिक जीवन के कार्य करना, ये सारी चीजें कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर आधारित थी। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा में आपका इंद्रिय जो अनुभव होता है वही बालक की शिक्षा का मुख्य आधार या शिक्षा का आधार होता है, ये ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा में बताया गया है। और भी बहुत से पॉइंट हैं पर अगर मैं इतना ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो आप सारी चीजें भूल जाएंगे, इसलिए मेन ध्यान रखिए। तीसरा आपका होता है भाषा और गणित की शिक्षा। इसमें क्या है, पहले लिखना बाद में पढ़ना सिखाया जाता है। और ये जो 3 से 7 वर्ष बताए ये मैंने केवल कर्मेंद्रियों के लिए नहीं बताया, ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ओवरऑल इन्होंने एज बताई थी। तो ये पहले यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 से 7 वर्ष ये ओवरऑल तीनों के लिए ही है, जिसमें आपका कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, भाषा और गणित की शिक्षा। भाषा और गणित की शिक्षा में बात करेंगे तो पहले लिखना और बाद में पढ़ना जो है वो सिखाया जाता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के अंदर आप कह सकते हैं कि लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उस पर जो अक्षर कटे रहते हैं उसमें उंगलियां फेर कर जो है वो पढ़ना, तो ये सारी एक्टिविटी इसमें आती हैं। बाकी आप और ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हैं। इस टॉपिक में इतनी चीज़ें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आपका है राष्ट्रीय
पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005। इसको समझिए। तो सबसे पहला प्रश्न, अध्यक्ष इसके कौन है? तो आप क्या कहेंगे? इसके अध्यक्ष प्रोफेसर प्रोफेसर यशपाल, नाम आपने अवश्य सुना होगा, प्रोफेसर यशपाल। और इसमें जो सुझाव दिए गए थे वो भाषा, गणित, विज्ञान और समाज, चार चीजें मैं आपको बता रहा हूं। भाषा, गणित, विज्ञान और समाज के संबंध में इसमें सुझाव जो है वो दिए गए थे। एक पॉइंट आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये किसने प्रस्तुत किया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा? यहां पर मैं साइड में लिख भी देता हूं, राष्ट्रीय संचालन समिति। राष्ट्रीय संचालन समिति ने जो है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है इसको प्रस्तुत किया। अब इसमें टोटल अध्याय कितने होते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है, और वो अध्याय के पांचों टोटल होते हैं 5। वो पांचों नाम आपको एकदम याद होने चाहिए क्योंकि आपको एज इट इज लिखना होगा। तो सबसे पहला आपका होता है परिप्रेक्ष्य। देखिए इसमें भी अंतर डिटेल में है, पर मैं केवल पॉइंट आपको बता रहा हूं ताकि अगर आए तो ऐसा हो कि पॉइंट वाइज भी लिख देंगे तो इतना आपके लिए काफी होगा। दूसरा होगा आपका सीखना और ज्ञान। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जितने भी आप यहाँ पर टॉपिक आज 7-8 वीडियो में पढ़ रहे हैं, इन सब पर डिटेल में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। शिक्षा के क्रम से नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं डिटेल में। पर यहाँ पर हम शॉर्ट कट से बात कर रहे हैं तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक में ही सारी चीजें देख रहे हैं। तीसरा होता है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, या कह सकते हैं स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, ये इसी में आता है। आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल के बता दे रहा हूँ। पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। चौथा आपका होता है विद्यालय और कक्षा का वातावरण। किसका? विद्यालय और कक्षा का वातावरण। पांचवा आपका होता है व्यवस्थागत सुधार। पांचवा होता है आपका व्यवस्थागत सुधार। तो ये आपके 5 जो है हो जाएंगे। ये 5 क्या हैं? ये 5 आपके अध्याय हैं, ध्यान रखिएगा। ये 5 क्या हैं आपके? लिख भी देता हूं मैं, चलिए, अध्याय हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी? तो 2 पॉइंट है। एक आपका त्रिभाषा सूत्र, उसको हम पहले बाद में जानेंगे, और सबसे पहले हम इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये कि जो आपका ज्ञान था उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। अब देखते हैं कोई भी चीज आपके टॉपिक में होती है तो आप क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं। उसके बाद एक समय आता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज होती हैं जिसको आप रिलेट नहीं कर पाते अपनी नॉर्मल लाइफ में, कि वो यूज आखिर होंगी कहाँ। जैसे आप साइन कॉस टेन थीटा पढ़ रहे हैं, अब नॉर्मल लाइफ में आप उसका कहाँ यूज कर रहे हैं, तो वो भी तो इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो सब पढ़ के आप साइड में करते हैं। तो मेन इसमें यही बात रखी गई थी कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, आसपास की जो वातावरण की चीजें आप देख रहे हैं उससे संबंधित ज्ञान हो, ताकि आगे भी हेल्प हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा ज्ञान अच्छा भी है। फिर दूसरी चीज इसमें आपको याद रखना है वो है आपका त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है? तो इसमें 3 प्रकार की भाषा जो है वो थी। अब कौन कौन सी तीन भाषा या त्रिभाषा यहाँ पर वर्ड लिखा है तो कौन कौन सी आएंगी? तो सबसे पहले होती है आपकी शास्त्रीय भाषा। अब शास्त्रीय भाषा की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी भाषा है? जैसे कि आपकी संस्कृत हो गई, या आप कहेंगे अरबी भाषा हो गई, या आप कहेंगे कन्नड़ भाषा हो गई। इस टाइप से आप कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर बात की जाए राष्ट्रीय भाषा की, तब आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपका हिंदी हो गया। फिर आप क्या कहेंगे? तीसरी आपकी त्रिभाषा है तो तीसरा आपका होगा यूरोपीय भाषा। तो यूरोपीय भाषा में आपका क्या आएगा? तो आप कहेंगे अंग्रेजी आएगा आपका। तो इस प्रकार से आपका त्रिभाषा सूत्र जो है वो इसमें था, तो पता होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से संबंधित लघु में प्रश्न आए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में बताइए, तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, 5 अध्याय बताए, अध्यक्ष कौन थे, कब आई थी, किसके संबंध में सुझाव दिए गए थे, किसने प्रस्तुत किया, और ज्ञान से बाहरी जीवन को जोड़ा गया, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, त्रिभाषा सूत्र लिख दीजिए। क्या आपका एक पेज का क्वेश्चन नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो बस इतनी चीजें काफी हैं। तो सारी चीजें हमने ए टू जेड बात कर ली। जनसंख्या शिक्षा वाला जो चैप्टर है उसमें हमारे 4 पॉइंट रह गए, उनको हम और बात कर लेते हैं, और कंप्लीट आपका कोर्स यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो सारी चीजों को आप कर देते हैं और बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा के संबंध में
कि जनसंख्या शिक्षा की बात अगर की जाए और आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब लागू किया गया, तो आप कहेंगे 1969। क्या कहेंगे आप? राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू कब जो है वो किया गया, तो आप क्या कहेंगे? 1969। दूसरा यहां से प्रश्न पूछा जाता है जनसंख्या शिक्षा के ही संबंध में कि जनसंख्या शिक्षा का जो प्रारंभ है वो किस प्रदेश में हुआ, तो आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र से जो है वो हुआ। ये सब आपके वन लाइन में पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका जो जनसंख्या शिक्षा है उस पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार जो है वो कब हुआ, इन्हें कब नहीं कह सकते, कहां हुआ? प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार, तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। एक प्रश्न और पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आपका 1986 में जो है वो आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इन सब के बाद एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जुड़ भी अवश्य जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर का कोर्स भी मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और यदि प्लेलिस्ट ना मिले तो आप कमेंट करके भी मुझसे मांग सकते हैं और साथ ही फेसबुक पेज पर मैसेज भी या फेसबुक जो आईडी है वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी सभी प्लेलिस्ट लिंक मैंने भेज दी थी। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संबंध में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की जो घोषणा है वो किस सन में की गई थी? स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था वो आपको मैंने बताया था कि जनसंख्या जो शिक्षा है उसको राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब लागू किया गया था, तो वो आपका 1969 था। पर यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी, तो चार ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ, जैसे कि आपका 1954, 1969, 1974 या 2005। और एक और ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के, अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं, दो चार और ऑप्शन दे देते हैं ताकि और आपको कंफ्यूजन हो, जैसे कि 1975 और 1976 और नन ऑफ दीज। तो चार पंचे सात, सात ऑप्शन मैंने चलिए दे दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन जरूरी नहीं है, वन लाइन में क्वेश्चन आए तो आपको सीधे रटा ही होना चाहिए। अब ऐसे आप चार में से गेस कर लेते हैं, तो अब मैंने और ऑप्शन बढ़ा दिए। अब इनमें से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके सभी लोग बताइएगा। तो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।